स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मूव सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम सेल्स, यानी कि सेल्स से और सेल्स से सब्सटेंस निकालना और सेल्स तक सब्सटेंस पहुंचाना, ये क्या है, जरूरी होता है किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर, जिसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी सेल्स को चाहिए होते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल्स में बनते हैं, उनको भी निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है, उनको मूव कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, स्पॉन्जेस और जैसे सीलेंट्रेट, यानी कि जो अपने जो लोअर लेवल के जो मतलब कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं अराउंड देम इन देयर बॉडी, यानी कि खुद मतलब कि उनकी बॉडी में। ठीक है, वो मतलब कि पानी के आसपास पाए जाते हैं, कौन, स्पॉन्जेस ऑफ सीलेंट्रेट। तो वो क्या वाटर के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करते हैं, यानी कि वाटर को क्या कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। अब स्पॉन्जेस के अंदर अपने को पता है कि वाटर कैनल सिस्टम पाया जाता है ना, तो वहाँ पे पानी सर्कुलेट होगा। हायर एनिमल्स जैसे होते हैं तो उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हैव स्पेशल फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि जो अपने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पेशल फ्लूइड लाइक फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, और हायर, सबसे ज़्यादा हायर कौन है वो भी पता अपने को, ह्यूमंस आर मोस्ट सुपेरियर ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, ब्लड 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 में क्या है कि ब्लड बना होता है दो चीज़ों से, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा होता है 55%, मतलब कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो ओनली 45% होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इट मेक्स इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, यानी कि क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, यानी कि हल्के पीले कलर का होता है, और विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है, कौन, प्लाज्मा। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर देखें तो 90 से 92% तो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अब ये नहीं है 55% का 90 से 92% देख रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, कि प्लाज्मा जो है अब पूरा प्लाज्मा मान लिया अपने 100%, तो 100% प्लाज्मा में जो 90 से लेके 92% जो चीज़ है वो कौन सी है, वाटर, H2O। 6 से लेके 8% क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। 6 से लेके 8% क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन कौन कौन से दे रखे, तो फिब्रिनोजन होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, और एल्ब्यूमिन्स होते हैं। फिब्रिनोजन क्या कराते हैं, तो फिब्रिनोजन को अपन क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं, यानी कि क्या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। इसका मतलब जब अपन के मतलब कि क्या है, जब इंजरी हो जाती है, जब अपने क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो फिब्रिनोजन ही क्या है, उस ब्लड को रोकने के लिए क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ग्लोबुलेंस भी वैसे वैसे अल्फा ग्लोबुलेंस, बीटा ग्लोबुलेंस, गामा ग्लोबुलेंस होते हैं, लेकिन इतना देखना अपने को, इतना ध्यान नहीं रखना। फिर एल्ब्यूमिन्स के बारे में देखते हैं, तो एल्ब्यूमिन्स में क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, तो यही ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, जो प्लाज्मा के अंदर जो मतलब कि जो वाटर पाया जा रहा है 90 से लेकर 92% वाटर, उसको होल्ड करने की, यानी कि बनाए रखने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब कि वो वाटर क्या है, एक जगह पे रहे, मतलब कैसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। रेस्ट बच्चे कुछ चीज़ भी होती है, जैसे कि आयंस हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिट स्टेट में पाए जाते हैं। किसमें, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, ट्रांजिट ट्रांजिट स्टेट में पाए जाते हैं। ट्रांजिट स्टेट मतलब कि ट्रांजिट स्टेट इज ए स्टेट इन विच, जिसमें मतलब कि जो आयंस और ये होंगे ना, ये क्या बहते रहे होंगे, बस बहते रहेंगे, बहते रहे होंगे, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर प्लाज्मा में से अपन क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, यानी कि क्लोटिंग के प्रोटीन निकाल दें, यानी कि फिब्रिनोजन को निकाल दें, तो ये बन जाएगा सीरम, यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है ब्लड का, 45% होता है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो एक पाई जाती है आरबीसी, फिर एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, सेल्स होती हैं, और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये सेल नहीं होती,
ये क्या होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं। तो प्लेटलेट आर नॉट ए सेल, प्लेटलेट का भी कोई सेल नहीं है, ये बात ध्यान रख लेनी है। ये क्या, हाँ वैसे इनके नाम में साइट आता है, थ्रोम्बोसाइट, यानी साइट जहाँ पे वो सेल होती है, लेकिन प्लेटलेट सेल नहीं होती है, ये सेल के टुकड़े होते हैं। और कौन सी सेल के टुकड़े होते हैं, तो वो होते हैं मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियो, अभी देखेंगे इसको भी। खैर अपन टॉपिक से नहीं भटकते हुए आरबीसी की तरफ जाते हैं। तो आरबीसी जो होती है पर MM³ में कितनी पाई जाती है, 5 से लेके 5.5 मिलियन, यानी कि 50 लाख से लेके 55 लाख आरबीसी पर MM³ में पाई जा सकती है। ठीक है, आरबीसी बनती कहाँ पे, रेड बोन मैरो में बनती है, याद रख लेना। अब रेड बोन मैरो क्या होता है, तो अब जो अपनी लार्ज बोन होती है ना, लार्ज बोन, वहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है। अपन मतलब कि अपनी जो लार्ज बोन होती है, जैसे कि अपनी थाई बोन होती है, अपनी ह्यूमेरस होती है, ठीक है, ये लार्ज बोन होती है, तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन, उस कैविटी के अंदर ही क्या बनते हैं, उस कैविटी के अंदर क्या बनते हैं, आरबीसी बनती है। डब्ल्यूबीसी भी वहीं बनती है वैसे भी। ठीक है, ठीक है, तो रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। और ये क्या ऐसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती है। ये बाई कॉनकेव यानी कि कॉनकेव शेप की होती है, लेकिन बाई कॉनकेव में। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ई न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये बात सभी के लिए सच नहीं है कि सभी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, नहीं। अब जैसे अपना फ्रॉग है, तो फ्रॉग की जो आरबीसी है ना, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमन के बारे में बात करें, तो ह्यूमन की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ह्यूमन की आरबीसी के अंदर इनफैक्ट कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। इसलिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने देखा था कि आरबीसी के ऊपर मतलब कि जो स्टडी हुई थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किसके कौन सी सेल, मतलब कि कौन सी सेल ली थी उसमें स्टडी करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आरबीसी। क्यों आरबीसी क्यों लिया, क्योंकि आरबीसी के अंदर खाली एक ही मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर कोई सेल नहीं थे। और कौन सी आरबीसी ली थी, फ्रॉग की या फिर ह्यूमन की, तो ह्यूमन की आरबीसी ली थी। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग की लेते तो उसके अंदर और भी मेम्ब्रेन पाई जाती, जिसको जैसे कि न्यूक्लियस हुई, फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और स्टडी करनी अपने को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी किसके ऊपर हो सकती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाए, एक ही लेयर पाई जाए, वो है प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए क्या ह्यूमन की आरबीसी को लिया था। खैर ये इतनी है नहीं इसमें। हाँ ठीक है, तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। आरबीसी, कि आरबीसी कैसे होती है, इन्यूक्लिएटेड, यानी कि ह्यूमन के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर, ह्यूमन के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हैव रेड कलर, फेरस कंटेनिंग, यानी कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी कि इसके अंदर रेड कलर का एक क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो क्या करता हो, कंटेन करता हो आयरन। और कैसे कलर का है वो, रेड कलर का, और इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, यानी कि 120 दिन तक जिंदा रह सकती है। और आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के अंदर एक क्या हो जाती है, 120 दिन, 120 दिन बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय, यानी कि मर जाती है, ये चली जाती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं अपन, स्प्लीन, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और एक बात और है, जब एम्ब्रियोनिक जब अपना डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जो स्प्लीन होता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहाँ पे अपना क्या है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जब जब किस में होते हैं अपन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब तब क्या स्प्लीन काम करता है, किसकी जगह, वो कैविटी होती है ना अपनी, बोन के अंदर पाई जाती है, उसका नाम क्या है, बोन मेरो। तो उसकी जगह क्या है, स्प्लीन में आरबीसी फॉर्मेशन होता है। कब, तब आरबीसी स्प्लीन में आरबीसी फॉर्मेशन होता है इन द स्प्लीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। कौन कौन सी गैसेस हो सकती है, ऑक्सीजन इज द गैस, जो कि क्या है, आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो द गैस, जो कि आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, प्लेटलेट, प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स में क्या है,
कि प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये क्या सेल फ्रेगमेंट होते हैं, ना कि ये कोई सेल होती है। तो ये किससे बनते हैं सेल फ्रेगमेंट? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, 3 शब्द है इसमें मेगा कैरियोसाइट में। मेगा यानी कि बड़ा, कैरियो कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, और साइट यानी कि सेल, यानी कि ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, बड़ा हो। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, बड़ा हो, उसको अपन क्या बोल देंगे? मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट के जब टुकड़े होते हैं, मेगा कैरियोसाइट के जब टुकड़े होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? उस मेगा कैरियोसाइट है जो सेल है, तो सेल के जब टुकड़े होते हैं तो क्या बनती है? प्लेटलेट बनती है, और प्लेटलेट को अपन क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो तो कोई पूछे तो बताना कि प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट टू द सेल ऑफ बोन मेरो, टू द सेल ऑफ बोन मेरो। मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मेरो, यानी कि ये बोन मेरो के अंदर पाई जाती है, ये वाली सेल भी। तो फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मेरो, ठीक है, ये भी क्या है? बोन मेरो के अंदर पाई जाती है। कितने नंबर में होती है पर MM क्यूब में? 1.5 लाख टू 3.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या है ये अपनी जो प्लेटलेट्स होती है ये पाई जाती हैं किसके अंदर? किसके अंदर? पर MM क्यूब ब्लड में, पर MM क्यूब ब्लड में, ब्लड के अंदर, ठीक है। हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग में यानी कि खून को रोकने में, ठीक है, ये बात है। रिडक्शन इन देयर नंबर कॉजेस क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, अगर इनका नंबर कम हो गया, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है? देखो, ये हेल्प ही अगर क्लॉटिंग में कर रही है तो यानी खून को रोकेगी, और इनका नंबर कम हो गया तो खून को कम रोक पाएगी, मतलब कि खून को बहने से कम रोक पाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन इन नंबर, तो इसका नंबर कम हो गया तो ये क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। अब क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? यानी कि ऐसा, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि जब अगर अपन इंजरी हो जाती है तो ये क्या, ब्लड फ्लो करता ही रहता है, ब्लड फ्लो करता ही रहता है, वो मतलब कि रुकता नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक डिसऑर्डर भी दे रखा है जो कि पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं अपन, लेकिन बाद में देखेंगे, चल छोड़ वाला टॉपिक पे तो खैर। हाँ, अब WBC में क्या है कि WBC कैसी होती है? कलरलेस होती है। WBC क्या होती है? कलरलेस होती है। WBC इज कलरलेस, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये RBC की तरह नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस ना पाया जाए, WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC पर MM क्यूब में कितनी होती है? 6000 से लेके 8000 पर MM क्यूब होती है। किसके अंदर पाई जाती है? ब्लड के अंदर पाई जाती है। सिर्फ ब्लड के अंदर पाई जाती है? नहीं, लिम्फ के अंदर भी पाई जाती है, ऐसा ऐसा भी है, ठीक है, ठीक है। तो WBC कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और 6000 से लेकर 8000 क्या है? पर MM क्यूब ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या देखा आपने कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो 45% ऑफ द ब्लड होते हैं। फिर RBC में देखा कि RBC क्या होती है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MM क्यूब, यानी 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MM क्यूब होती है। रेड बोन मेरो इन एडल्ट के अंदर फॉर्म होती है, बाइकॉन्वेव होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। हैव रेड कलर पिगमेंट, हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये ग्राम में है, ग्राम, और 12 से 16 ग्राम पाई जा रही है, ग्राम, और किसमें? पर 100 ml ऑफ ब्लड में, पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर पाई जा रही है आरबी, हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन होता है। आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय इन ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, जिसको अपन स्प्लीन बोल देते हैं। मेन फंक्शन का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, और मेन फंक्शन का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। और प्लेटलेट्स जो होती है, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट होती है, यानी कि जो सेल के टुकड़े होते हैं, वो किससे बने होते हैं? मेगा कैरियोसाइट, जो कि क्या है? बोन मेरो की सेल है, और ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MM क्यूब के अंदर पाए जाते हैं, किसमें? ब्लड के अंदर, और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर इनका नंबर कम हो गया तो ये क्या है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं उससे, ठीक है। और WBC के बारे में क्या है? तो WBC कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। WBC को और भी अपन क्या बोलते हैं, ये पता है? ल्यूकोसाइट बोलते हैं WBC को, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन नंबर किसका सबसे ज़्यादा है ब्लड के अंदर, और सबसे कम किसका नंबर है? तो RBC, फिर प्लेटलेट्स, और फिर WBC। RBC कितनी है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MM क्यूब, फिर
प्लेटलेट्स जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ द ब्लड, एंड WBC सबसे कम 6,000 से 8,000 पर mm³ ऑफ द ब्लड, ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल, यानी कि बता रहे हैं कि आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी मतलब WBC, सॉरी WBC कितने टाइप की होती है। तो WBC होती है 2 प्रकार की, 2 टाइप्स की। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी आगे 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की। एक होती है अपनी मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और अपनी और मतलब कि ग्रेनुलोसाइट होते 3, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। अब इसको याद कैसे करें, तो मैंने तो देखो ऐसा करी भाई, याद ही कि ए ग्रेनुलोसाइट यानी कि ए लेटर आ रहा है ए ग्रेनुलोसाइट में, ए लेटर आ रहा है ए ग्रेनुलोसाइट में, ठीक है। तो ए से, और एम यानी कि मोनोसाइट और एल यानी कि लिम्फोसाइट। तो मैंने एम एल ए से याद किया था ये, एम यानी मोनोसाइट, एल यानी कि लिम्फोसाइट और ए यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और बेसोफिल, इसेनोफिल और न्यूट्रोफिल आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। BEN से याद किया था, बेन से। V यानी कि बेसोफिल, E यानी कि इसेनोफिल्स और N यानी कि न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल्स में क्या, सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एपेरिन। ये क्या कर सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एपेरिन, ठीक है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एपेरिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी कि क्या सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एपेरिन, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन क्या करता है, सेरोटोनिन क्या करता है। तो सेरोटोनिन जो होता है उसको बोलते हैं बेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन जो होता है उसको बोलते हैं बेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि पतला करता है, जिसके कारण क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, बीपी को बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन काम आता है। और HD यानी कि H यानी कि हिस्टामिन और D यानी कि ये बेजोडाइलेटर होता है। ऐसे याद किया कि हिस्टामिन जो होता है वो बेजोडाइलेटर होता है। तो ये बेजोडाइलेटर होता है, तो ये क्या करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को। बेजो यानी कि ब्लड वेसल्स, और डायलेट यानी कि डायलेटर, यानी कि डायलेट करना, यानी कि फैलाना, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, यानी कि बड़ा करना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो बीपी कम करने के लिए हिस्टामिन, बीपी ज़्यादा करने के लिए सेरोटोनिन। और हेपेरिन क्या होता है, ये होता है एंटीकोगुलेंट। ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होते हैं ये सब के सब। नाउ देन अब BE यानी कि इसेनोफिल में क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस, इन्फेक्शियस एंड आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि एलर्जिक रिएक्शन में ये क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन, इसेनोफिल्स पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन। और रेजिस्ट क्या करते हैं, इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं। रेजिस्ट यानी कि रोकना, क्या, इन्फेक्शन को, ठीक है। एंड आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और ये जुड़े हुए होते हैं किससे, एलर्जिक रिएक्शन से। मोनोसाइट, फैगोसाइटिक होते हैं। मोनोसाइट कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। मोनोसाइट कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। यानी कि ये तो पहले देख लिया ना, हाँ। लिम्फोसाइट ये भी देख लिया पहले। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। यानी कि फैगोसाइटिक यानी कि ये ऐसी सेल होती हैं जो कि क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती हैं, जो अपने लिए हार्मफुल है, ठीक है। इनका नंबर कितना है, इनका नंबर कितना है, तो इनका नंबर है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है WBC में, 60 से लेकर 65%, ठीक है। लिम्फोसाइट कितनी होती है, 20 से लेकर 25%। मोनोसाइट 6 से 8%। और इसेनोफिल 2 से 3%। और बेसोफिल सबसे कम पाई जाती है, 0.5 से लेकर 1%, ठीक है। याद रख लेना है। और वैसे भी याद रख सकते हैं इन 5 WBC को। एक तरीका और है कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है। और इनका ये सीक्वेंस हो जाएगा कि
कि सबसे ज़्यादा कौन पाई जा रही है, सबसे कम कौन पाई जा रही है, और पाँचों के नाम भी याद हो जाएंगे इससे। फिर नेवर यानी कि 60 से 65% यानी कि न्यूट्रोफिल, फिर लेट यानी कि लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% पाई जाती है, और फिर मंकी यानी कि मोनोसाइट जो कि 6 से 8% पाया जा रहा है, फिर इसिनोफिल यानी कि ईट, तो ये कितना पाया जा रहा है, 2 से लेकर 3% पाया जा रहा है, और बनाना यानी कि बेसोफिल्स, ठीक है, ये सबसे कम पाई जाती है, कितना 0.5 से लेकर 1% ओनली। तो ये तो हो गया। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स मोस्ट कॉमन ग्रुपिंग्स दो होती हैं ब्लड ग्रुप में, एबीओ और आरएच, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। और भी ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि गोल्डन ब्लड भी होता है, लेकिन काम का नहीं है, और वैसे ही बहुत रेयर है, वो ओ नेगेटिव से भी कम पाया जाता है, ठीक है, खैर उससे मतलब नहीं है। तो ब्लड ग्रुप्स क्या है, मोस्ट कॉमन ग्रुपिंग्स होती है एबीओ और आरएच, एबीओ और आरएच, एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या है कि, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या है कि ये अपनी आरबीसी है, तो आरबीसी की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। अगर आरबीसी सरफेस पे एंटीजन पाया गया ए एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर आरबीसी सरफेस पे अगर बी एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। आरबीसी सरफेस पे ए और दो और बी, और ए और बी दोनों पाए गए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा अपना क्या, ए बी। और आरबीसी सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा अपना, ओ, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पर अगर ए पाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई, मतलब कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होंगी तो वो कौन सी होगी, उसका उल्टा होगी, यानी ए का उल्टा बी, ठीक है। क्यों होंगी ये भी बता देते हैं, क्यों होंगी, क्योंकि मतलब कि अगर किसी ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो उसकी बॉडी में बी एंटीबॉडी होगी, क्यों, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी हुई तो वो क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, मतलब कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन पे अटैक कर देती है। अगर ए एंटीबॉडी हुई अगर उस ह्यूमन के अंदर और ए ही एंटीजन हुआ तो अटैक कर देगी ए एंटीबॉडी किसके अंदर, आरबीसी सरफेस पे। तो क्या है, आरबीसी की सेल्स क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, जिससे क्या ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, तो उसका उल्टा होगा। तो ये इसलिए क्या है कि अगर एंटीजन ए है आरबीसी सरफेस पर तो एंटीबॉडी बी होगी उस ह्यूमन के अंदर। अगर एंटीजन बी है आरबीसी सरफेस पर तो उसके ह्यूमन के अंदर क्या है, एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है आरबीसी सरफेस पर तो एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब कि किसको मारने के लिए होगी फिर। और अगर अगर मतलब कि अगर आरबीसी सरफेस पर मतलब कि कोई भी एंटीजन है ही नहीं तो फिर एंटीबॉडी कौन कौन से होंगे, दोनों एंटीबॉडी होगी, एंटी ए और एंटी बी। ये लिख रहा है एंटी ए और एंटी बी जब ओ ब्लड ग्रुप होता है, या ए ब्लड ग्रुप होगा यानी कि एंटीजन पाया जाएगा सर आरबीसी सरफेस पर तो एंटी बी। आरबीसी सरफेस पर अगर क्या है, बी ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, मतलब कि आरबीसी सरफेस पर बी एंटीजन पाया जा रहा है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ए एंटी ए। और आरबीसी सरफेस पर क्या है, दोनों मतलब कि क्या पाए जा रहे हैं, एंटीजन पाए जा रहे हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। ये डोनर और रेसिपेंट के मतलब वो है कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको डोनेट नहीं कर सकता, कौन ब्लड ले सकता है, कौन ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है, ये वो है। तो जो ओ वाला होता है ना ब्लड ग्रुप, वो सबको डोनेट कर देता है। वो ओ वाले को भी डोनेट कर देता है, ए वाले को भी कर देता है, बी वाले को भी कर देता है, ए बी वाले को भी कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, उसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। अगर उसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो कोई इस पे मतलब कि उसकी आरबीसी कोई उसकी आरबीसी पे कोई अटैक नहीं करेगा, उसकी कोई ब्लड सेल पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कोई एंटीजन पाया नहीं जा रहा है। मतलब कि उसके उसकी सरफेस पर अगर ए मतलब कि मान लो कि अगर ओ
मतलब कि किसी सेल है, किसी आरबीसी है, तो उसके अंदर अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है उसकी आरबीसी सरफेस पर, तो उस पर अटैक करेगा ए ही ए वाला, ठीक है, सॉरी बी वाला, मैं खुद ही भूल बाटा है। ठीक है, देख याद रखना कि है ना कि ओ वाला तो मतलब कि क्या है, ओ वाले को डोनेट कर देता है, ए वाले को भी डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए वाला क्या है, ए वाले को डोनेट करेगा और ए बी वाले को डोनेट करेगा। ए बी वाले को क्यों करेगा, क्योंकि ए बी वाले के अंदर ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, जो कि क्या है बी ए बी वाले के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। बी वाला क्या है, बी वाले को कर देगा और ए बी वाले को कर देगा डोनेट, लेकिन क्या है ए बी वाला क्या है, ए बी वाले को ही डोनेट कर पाएगा और किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी। क्यों, क्योंकि सबसे ब्लड ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, क्योंकि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। वो ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, बाप छोड़ो। आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी करेगा, ठीक है कर ही ले। आर एच ब्लड ग्रुपिंग सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, यानी कि पहली बार आर एच ब्लड ग्रुपिंग किसके अंदर पाई गई थी, रीसस मंकी, रीसस मंकी एक एनिमल्स के अंदर पाई गई थी, ठीक है। 80% ऑफ वुमन आर आर एच पॉजिटिव, जितने भी अगर वुमन्स है ना आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि उनके अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव पाया जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या है उनकी आरबीसी सरफेस पर एक और एंटीजन पाया जाएगा, आर एच एंटीजन, ठीक है। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है तो आर एच पॉजिटिव, और अगर आर एच एंटीजन एबसेंट होता है तो आर एच नेगेटिव, ठीक है। और 80% जो वुमेंस है उनके अंदर क्या है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो आर एच पॉजिटिव होते हैं। तभी आता है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ठीक है। नीड टू बी मैच्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ये भी क्या जरूरी होता है कि इसको भी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या है इसको मैच कराया जाए। स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इज एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि क्या है एक एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि जब फेटल मतलब कि जो बच्चा होता है उसकी मतलब कि क्या है आरबीसी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कब, जब मदर क्या होती है, बेन मदर इज आर एच नेगेटिव, जब मदर क्या होती है आर एच नेगेटिव होती है और फादर और चाइल्ड क्या होते हैं आर एच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये सेकंड डिलीवरी के टाइम पे होता है, ठीक है। लेकिन इसको बचाने के लिए क्या अपन रोगन डी बी इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके कारण क्या है हो जाता है, ठीक, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी कर ही लेते हैं यहाँ तक आगे। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या है कि इंजरी या फिर अपन को कोई ट्रॉमा हो गया तो उससे क्या होगा, ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलेगा तो क्या ब्लड को रोकना भी जरूरी है, नहीं तो पूरा ब्लड निकल जाएगा बॉडी से। तो क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर या फिर प्लेटलेट क्या होंगे, एक्टिवेट होंगी। बोला था कि प्लेटलेट क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराती है, तो प्लेटलेट क्या करेंगी, एक्टिवेट होंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो प्लेटलेट एक्टिवेट होने के कारण वो किसको एक्टिवेट करवाएंगी, एक्टिवेट करवाएंगे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करवाया किसको, थ्रोम्बोकाइनेस को। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल देगा। क्या बोला कि इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुआ, कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि टिश्यू फैक्टर्स और प्लेटलेट क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी, जिसके कारण क्या होगा, एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट जो होंगी वो एक्टिवेट हुई, और यार फिर टिश्यू फैक्टर जो एक्टिवेट हुए वो क्या एक्टिवेट करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जिसके कारण क्या होंगे, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम एक्टिवेट होगा। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या होगा, एक्टिवेट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, कैल्शियम+2 आयंस की मदद से फिब्रिनोजन को क्या है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब फिब्रिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करा देगी, ठीक है। याद करने की तरीका, तो पैकेट फाइबर से अपन इसको याद रख सकते हैं, पी यानी कि प्लास्टिन, पहले यानी कि प्लास्टिन आएगा, फिर यानी कि के यानी कि काइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, और फिर टी यानी कि फिर आएगा थ्रोम्बिन, और फिर आएगा फिब्रिन। तो अपन वैसे याद रख लेंगे कि फाइबर यानी कि फिब्रिन से याद रख लेंगे, फाइब्रिनोजन से फिब्रिन, ठीक है। बस इतना ही देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।